से ds की वैल्यू फाइंड करना चाहो तो t कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा भाई, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ds की वैल्यू फाइंड करना चाहोगे तो क्या जाएगा, dh/t। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन का हमें क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। चलो ये लो, मैं इसको क्या देता हूँ, इसी को क्या देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। by taking integration of equation 3 from their initial state to final state, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। जैसे ही आपने किया ऐसा क्या आया, ये t कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर बचा ds, s1 से s2 इज इक्वल टू ये dh था, h1 से h2 था। मैं इसको पहले लिख देता हूँ, dh का क्या हो जाएगा h, ठीक है। चलो मत लिखो, पहले इसी को लिख दो आप। तो t बाहर है, इसका क्या हो जाएगा, ds क्या हो जाएगा s, लिमिट लगा दो, s1 से s2 इज इक्वल टू डी से क्या हो जाएगा h, कहाँ से कहाँ तक, h1 से h2 तक हो जाएगा भाई। लिमिट लगाओ, ये t है ही, s2 माइनस का s1 इज इक्वल टू h2 माइनस का h1। s2 माइनस s1 को क्या कहोगे, डेल्टा s, ठीक है। तो ये t हो गया और इंटू डेल्टा s इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, डेल्टा h। वैल्यू किसकी चाहिए, डेल्टा s की चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा s इज इक्वल टू डेल्टा h ओवर t। ये लो भाई, ये आपका आ गया एंट्रोपी चेंज फॉर फिजिकल प्रोसेस। ये क्या है, एंट्रोपी चेंज फॉर फिजिकल प्रोसेस। क्या हो गया, एंट्रोपी चेंज फॉर फिजिकल प्रोसेस। बोलो समझ में आया या नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल ये है, जो सॉलिड है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो बोल रहा है कि इस वाली प्रोसेस के लिए आप एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करो। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो बोलेगा इस प्रोसेस के लिए क्या करो, एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करो। तो हमें पता है कि सॉलिड से जब गैस में जाते हैं तो उसको क्या कहते हो आप, सब्लिमेशन कहते हो। क्या कहते हो, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना, सब्लिमेशन आप उसको कहते हो। अगर गैस से वापस सॉलिड में आते हो तो उसको कंडेंसेशन ही कहते हैं अपन। क्या कहते हैं उसको, कंडेंसेशन ही आप कह सकते हो, कंडेंसेशन ही आप उसको कह सकते हो। रिवर्स वाली रिएक्शन को क्या कह सकते हो, कंडेंसेशन कह सकते हो। तो हमें सब्लिमेशन के लिए फाइंड करना है अपने को। तो आप लिखोगे डेल्टा एस सबली, पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डेल्टा एस सबली, ठीक है। किस प्रोसेस के लिए, सब्लिमेशन वाली प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है। तो क्या लिखोगे, डेल्टा एस सबली इज इक्वल टू डेल्टा एच सबली ओवर टी। अब ये टी कौन सा, सब्लिमेशन टेम्परेचर आपको दिया जाएगा। कुछ भी नहीं करना, आपको कोई 2 डाटा गिवन होंगे, तीसरा डाटा पूछा जाएगा। यहाँ से जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे नहीं जाते। केवल आपको ये फॉर्मूला पूछा जाता है कि फिजिकल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला बताइए आप। दूसरा एक और देख लो, ये लो, लिक्विड से कहाँ जा रहे हो आप, गैस में जा रहे हो। तो इस वाली प्रोसेस के लिए आप एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करो, ठीक है। तो कर लो, लिक्विड से गैस, बोलो वेपोराइजेशन होता है क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है। और गैस से वापस लिक्विड क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। तो हमें क्या करना है, डेल्टा एस वेपोराइजेशन कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे, डेल्टा एच वेपोराइजेशन ओवर टी मेल्टिंग। अरे ये मेल्टिंग ही बोलते हैं इस चीज़ को, देखो सॉरी
बॉइलिंग 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 क्या बोलते हैं, सॉरी बॉइलिंग बोलते हैं इसको भाई, क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। पानी उबलते हैं ना तभी तो भाप बनती है, पानी उबलता है तभी तो भाप बनती है। तो ये है आपका बॉइलिंग टेम्परेचर, आप यहाँ पे लिखोगे। अगर टीबी लिख दिया गलत नहीं है, टीबी लिख दिया तो गलत नहीं, बस अपनी सुविधा के लिए हमने कह दिया कि अगर लिक्विड से गैस में जाओगे आप, लिक्विड से अगर गैस में जाओगे तो उसको क्या कहोगे, बॉइलिंग कहते हो या फिर वेपोराइजेशन उसको कहते हैं, ठीक है, वेपोराइजेशन कहते हैं। और उसमें जो टेम्परेचर यूज होगा वेपोराइजेशन, उसको क्या कहोगे, बॉइलिंग टेम्परेचर आप यूज करोगे। ऐसे ही मेल्टिंग में जो टेम्परेचर यूज होता है उसको क्या कहोगे आप, मेल्टिंग टेम्परेचर। अगर सॉलिड से लिक्विड आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, सॉलिड से लिक्विड कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है ऐसा मान लो, तो क्या लिखोगे, डेल्टा एच, क्या कहोगे उसको, मेल्ट इज इक्वल टू डेल्टा एच मेल्ट ओवर टी मेल्टिंग, क्या कहोगे, टी मेल्टिंग। तो ये आपका फिजिकल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज खत्म होता है भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। ओके, तो चलो चलते हैं आगे, ठीक है भाई। अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस ये समझ लो इसका समापन होने वाला है, ठीक है भाई। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, TLOT, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे स्लोट लिखा था ना, वैसे ही ट्लोट लिख दो, TLOT, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वैसे तो चौथा नियम है ये, तीन तो अपने पढ़ लिए। क्या हेडिंग डालोगे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है भाई। ये है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम, ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम। देखो भाई, समझाऊंगा इसको, केवल मैं लिखवाऊंगा नहीं, समझ लेना आप। ये नियम जो है ना, ये लास्ट नियम थर्मोडायनेमिक्स का। एक तो पढ़ा आपने शून्य नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, चौथा नियम है, ठीक है। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ये ऐसे बोलता है, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, समझना ध्यान से, एट 0 केल्विन टेम्परेचर अगर आपके पास कोई प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ध्यान रखना, या फिर कोई प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, कोई भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, एट 0 केल्विन उसका जो एंट्रोपी है वो होगा 0। ध्यान रखना, पूर्ण रूप से, हिंदी में बोलता हूँ एक बार, हिंदी में सुनो, पूर्ण रूप से शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी 0 केल्विन पर शून्य होती है। कहने का मतलब 0 केल्विन ताप पर वो तो 100% परफेक्ट हो गए। जो क्रिस्टल होते हैं वो एट 0 केल्विन क्या हो गए, परफेक्ट हो गए, उनमें किसी भी प्रकार की तो त्रुटि नहीं है, उनमें किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है, उनमें किसी भी प्रकार की कोई रैंडमनेस नहीं है। तो यही है क्या आपका थर्ड लॉ ऑफ किसका, थर्मोडायनेमिक्स। फिर से बोलता हूँ, एक बार हिंदी में पढ़ता हूँ फिर इंग्लिश में बोलता हूँ। क्या कहता है, पूर्ण रूप से शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी 0 केल्विन पर क्या होती है, शून्य होती है, 0 केल्विन पर 0 होती है। ये क्या कहता है आपका ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम है। इंग्लिश में बोलता हूँ, एट 0 केल्विन टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0। एट 0 केल्विन टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0। 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होंगे उनकी एंट्रोपी कितनी होगी, 0 होगी। ध्यान रखना इस बात का, बस यही क्या इसका स्टेटमेंट है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट यही है। मैं इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ, ठीक है भाई। मैं आपको एक कैलकुलेशन बता देता हूँ, देखो क्या होगा। देखो भाई क्या होता है, आपके पास एक प्रोसेस है A to B, एक प्रोसेस है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है
यहाँ पे 0 केल्विन पे इसका जो प्रेशर है वो P है, और यहाँ पे ये जो है इसका T केल्विन टेम्परेचर भी प्रेशर क्या है, P है। समझना ध्यान से, ये तो 0 केल्विन ओके नहीं है, 0 केल्विन है, और ये क्या है, T केल्विन पे इसका प्रेशर अभी भी P है, और अभी भी इसका प्रेशर क्या है, P है। ठीक है भाई, आपको ये पता याद रखना है, बस ऐसे ही मैंने लिख दिया। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है A to B, जिसमें जो A है उसका 0 केल्विन टेम्परेचर पे प्रेशर कितना है, P, और दूसरा जो B है उसका T टेम्परेचर केल्विन, T केल्विन पे प्रेशर कितना है, P है। ठीक है, अब हमें पता है, देखो आप, फ्रॉम सेकेंड फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या थी भाई, लिखी थी ना उधर। पहली क्या थी, du इज इक्वल टू टी डी एस माइनस का पी डी वी। दूसरी क्या थी, डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस का वी डी पी। दूसरी क्या थी, डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस का वी डी पी। यही थी क्या, यही थी, वेरी गुड। अगर यही थी तो अब देखो आप क्या करो, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, या फिर आप देखो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है ना, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, हाँ वही लिख दो, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। देखो भाई, इधर भी प्रेशर P है, इधर भी प्रेशर क्या है, P, तो ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो आइसोबैरिक हो गया प्रोसेस। और ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसको क्या बोलते हो आप, आइसोबैरिक प्रोसेस उसको बोलते हो। तो फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, बोलो, P इज इक्वल टू तो होता है कांस्टेंट, एंड dP इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे जो आपका VdP है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, DH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, TdS आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कह दो इक्वेशन 1 कह दो आप इसको। ठीक है, अब देखो एज वी नो क्या आप जानते हो, आपने देखा है Cp का फॉर्मूला क्या होता है, DH/dt एट कांस्टेंट P, यही तो होता है। यहाँ से अगर आप DH की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, Cp dt, यहाँ से DH की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ से DH की वैल्यू मिल जाएगी आपको, Cp dt। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, Cp dt इज इक्वल टू TdS। अगर आपको केवल ds की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा, ds इज इक्वल टू Cp dt ओवर T, Cp dt ओवर T। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको आप इक्वेशन कर दो 2, और इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन लेना है। इस इक्वेशन का क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है, फ्रॉम दियर इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, फ्रॉम दियर इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, उसको क्या लेना है, अपने को इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 2 फ्रॉम दियर इनिशियल स्टेट है वो S0 मान रहा हूँ मैं, टू फाइनल स्टेट। अब दो टेम्परेचर है ना अपने पास, 0 केल्विन और T केल्विन, तो फाइनल स्टेट का जो एंट्रोपी चेंज होगा वो है फाइनल स्टेट ST। जैसे ही अपने इसको देखा तो ये लिख दिया अपने S0 से ST इंटीग्रेशन। अब इधर आप कर रहे हो Cp dt ओवर T 0 से T। ये तो आपका एज रहेगा, इसमें कोई चेंज वाइज नहीं होने वाला है। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी में कोई चेंज यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो देखो क्या होगा, ds का क्या हो जाएगा, s, लिमिट लगाओ
बोलो क्या आएगी लिमिट, S0 से ST आएगी। ठीक है, इधर क्या होगा, बोलो इधर क्या होगा, इधर कोई चेंज नहीं होने वाला, उधर कोई चेंज नहीं होने वाला, इसको एज इट इज़ आपको रखना है भाई, ध्यान रखना। ये डेरिवेशन है किसका, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, CP/dT/T, इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना। आगे देखो, लिमिट रख दो, क्या आएगा, ST माइनस का S0 इज इक्वल टू CP/dT/T। बोलो भाई, आया समझ में, वेरी गुड। अब ध्यान रखना, जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी जो होती है वो रिलेटिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी क्या है, रिलेटिव प्रॉपर्टी है। अब रिलेटिव प्रॉपर्टी मतलब समझते हो कि एंट्रोपी की वैल्यू हम अकेले ज्ञात नहीं कर सकते, हम किसी को रिलेटिव लेके, मतलब किसी के सापेक्ष एंट्रोपी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि गैस की एंट्रोपी बताओ, तो आप कंफ्यूज कैसे बताएं गैस की एंट्रोपी, बोलो किसके सापेक्ष बताएं, किससे कंपेयर करें इसको, तब जो आप एंट्रोपी पूछोगे। तो मैंने तो पूछा अकेली गैस की बताओ, तो आप अकेली गैस की एंट्रोपी नहीं बता सकते। हाँ, अगर आपको ये कहे कि गैस और लिक्विड इन दोनों में से बताओ गैस की एंट्रोपी कम है या ज़्यादा है, तो आप बता सकते हो, बिल्कुल आप बता सकते हो कि गैस की एंट्रोपी क्या है, ज़्यादा। तभी तो मैंने कहा कि जो एंट्रोपी है वो कैसी प्रॉपर्टी है, रिलेटिव प्रॉपर्टी है। आपको एंट्रोपी का एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, आप एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, ध्यान रखना। एंट्रोपी इज ए रिलेटिव प्रॉपर्टी, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी डजंट कैलकुलेट, ध्यान रखना भाई। हम बोलेगा कि ST की वैल्यू बताओ, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते रे, अकेली एंट्रोपी का आप अकेला मान ज्ञात नहीं। ये तो रिलेटिव प्रॉपर्टी है, किसी के सापेक्ष इसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, वो एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, वैसे एंट्रोपी भी क्या है, एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, किसी के सापेक्ष इनको देखा जाता है कि किसकी एंट्रोपी कम है, किसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। ठीक है भाई, तो देखो, सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या कहता है, एट 0 केल्विन टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0। ये बात अपने किसको बताया, अपन को किसने बताई, थर्ड लॉ ने बताई कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं उनकी एंट्रोपी कितनी होती है, 0। दैट मीन्स S0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब हमें यहाँ से पता लग गया कि S0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी भाई। पता लग गया कि नहीं लगा, ठीक है। आप यहाँ से ये नहीं कह सकते, हाँ कह सकते हो ST इज इक्वल टू S0 प्लस 0 से T CP/dT/T। ठीक है, तो अब हमें पता लगा कि थर्ड लॉ के अनुसार S0 की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है भाई। इस फॉर्मूले से हम ST की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड लॉ क्या कहता है, S0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। वो बाकायदा उसका स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, इसलिए अब क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पुट करोगे तो अब जो आपका नया फॉर्मूला निकल के आएगा वो हो जाएगा ST इज इक्वल टू 0 से T CP/dT/T। ठीक है भाई, ये लो, ये आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी ख़त्म हो गया। ये आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी ख़त्म हो गया। समझ लेना अच्छे से इसको, ठीक है भाई, आप इसको अच्छे से समझ लेना। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी, ध्यान रखना। तो ये डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए भाई,
अच्छे से इसको वीडियो को पॉज करना और आराम से समझ के इसको लिखना। मैंने जो समझाया उसको 3 बार सुनना और फिर लिखना, ठीक है भाई। ओके, अब चलते हैं अपन आज की लास्ट हेडिंग, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट भाई। सीधा फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन था इस बार। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, पेपर उठा के देखना भाई। सीधा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, निम्न में से कौन सा गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का सही समीकरण है, ठीक है। तो वो अपने को पढ़नी है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। कौन सी पढ़ोगे? अरे बोल भी दो, कौन सी पढ़ोगे अब? हाँ वही, कौन सी? वही कौन सी? वो वाली, वेरी इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है। आएगा भी क्वेश्चन यहाँ से। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ठीक है भाई। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन समझते जाना ध्यान से, जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही समझना। फ्रॉम फोर्थ फंडामेंटल, फ्रॉम फोर्थ फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फोर्थ फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है? कौन सी थी? डी जी इज इक्वल टू माइनस का एस टी टी प्लस का पी डी पी, इक्वेशन इसको का हो 1, ठीक है। ध्यान से समझते जाना। एट फॉर आइजोबेरिक प्रोसेस, आइजोबेरिक प्रोसेस जैसे बता रहा हूँ वैसे समझते जाना। क्या होता है? P इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, है ना, और डी पी इज इक्वल टू क्या हो जा 0। सो वी डी पी भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए हमारे पास आया डी जी इज इक्वल टू आ गया माइनस का एस डी टी। हम इसको इक्वेशन 1 ना कह के इसको कहेंगे, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। फॉर इनिशियल स्टेट, फॉर इनिशियल स्टेट क्या होगा? डी जी वन इज इक्वल टू माइनस का एस वन डी टी, ध्यान रखना। डी जी वन इज इक्वल टू माइनस का एस वन डी टी, इक्वेशन इसको कहो 1। देखते जाना रहे। ये जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है ना, इसका यूज़ आपको उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। इसलिए अभी इसको ध्यान से समझ लेना, मैं वहाँ पे नहीं बताऊँगा, ध्यान रखना। वहाँ पे जब आप कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ करोगे ना, वहाँ पे यूज़ होगा, इसका ध्यान रखना। ऐसे ही फॉर फाइनल स्टेट, फॉर फाइनल स्टेट क्या होती है? डी जी टू इज इक्वल टू माइनस का एस टू डी टी, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं हम? कुछ नहीं करते। इक्वेशन 2 माइनस का इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस का इक्वेशन 1 जब हमने किया तो हमने देखा डी जी टू माइनस का डी जी वन इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का एस टू डी टी और प्लस का एस वन डी टी। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया? कैसे आया बताए? ये तो पहले लिखोगे आप माइनस का एस टू डी टी, अब ये माइनस और ये फॉर्मूले वाला माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस एस वन डी टी यहाँ पे हो जाएगा। ओके, यहाँ से डी कॉमन आ रहा है, ले लो। ये डी कॉमन आपने ले लिया, क्या बचा अंदर? जी टू माइनस का जी वन इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? बोलो क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का डी टी कॉमन ले लें क्या? माइनस का डी टी कॉमन ले लें तो एस टू तो किसका हो जाएगा? प्लस का। भाई अंदर मल्टीप्लाई करोगे एक तो माइनस का एस डी टी हो जाएगा वापस, और ये किसका हो जाएगा? माइनस का। अब बोलो जी टू माइनस जी वन को क्या लिखोगे? डेल्टा जी। एस टू माइनस एस वन को क्या लिखोगे? डेल्टा एस। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलें। आपने लिखा डी डेल्टा जी, लोग खुश रहो रे। मैं लिख देता हूँ, चूँकि जी टू माइनस जी वन को क्या लिख रहा हूँ मैं? डेल्टा जी लिख रहा हूँ।
एंड S2 माइनस S1 को हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा S लिख रहे हैं। तो डी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का dt तो है ही, और क्या लिख दिया आपने, डेल्टा S आपने लिख दिया। तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, डी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा S dt। बोलो, बोल भी दो। अब आ गया समझ में। इक्वेशन 3 कैसे आया, अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको डेल्टा एस की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। डेल्टा एस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो क्या करोगे, इस डी टी को उठा के उधर भाग लगा दोगे, डी डेल्टा जी बटे डी टी, और ये भी किस में है, माइनस में। भाई ये माइनस उधर चला जाएगा ना, समझ में आया या नहीं आया, निकाल लिया यहाँ से, बहुत बढ़िया। अगर ये निकाले तो अपना काम भी हो गया। एज वी नो हम बहुत समय से जानते जा रहे हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। क्या है ये, गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन है, ठीक है। एज वी नो फ्रॉम गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। कुछ ही नहीं करना, डेल्टा एस की वैल्यू उठा के यहाँ चिपकानी है बस। इक्वेशन 5 कह दो इसको, अब लिख रहा हूँ मैं, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस, सॉरी, putting the value of delta s from equation 4 into equation 5। 4 को किस में पुट करना है, 5 में पुट करना है, then we get, तब हमें क्या मिल जाएगी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, ये माइनस और ये टी, डेल्टा एच की जगह देखो, इस माइनस को एक बार भूल जाओ, आपने क्या रखा, डी डेल्टा जी बटे डी टी एट कॉन्स्टेंट पी चल रहा है भाई, ये कहाँ चल रहा है, एट कॉन्स्टेंट पी। हमने क्या पढ़ा था, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए पी क्या था, कॉन्स्टेंट, इसलिए हमने पी क्या लगा दिया है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा दिया है। अब ये जो माइनस था और ये फॉर्मूले का माइनस, दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए। ये लो बस, अरे बन गया, क्या देख रहे हो, ख़त्म। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन भी ख़त्म और आपका चैप्टर भी ख़त्म। दिस इक्वेशन इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। कबाड़ना कहीं से, आरपीएससी की साइड से फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का पेपर निकालना और देखना, मैंने जो पढ़ा है उसमें से कितने सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिलेंगे, एज इट इज़। ये क्वेश्चन एज इट इज़ बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, 4 ऑप्शन दे दिए, पूछ रहा है कौन से सही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कौन क्या है वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कौन क्या है वो मैं लिख देता हूँ, हियर कौन क्या है, डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है भाई, ओके। डेल्टा एच क्या है, अब तो खुद बता दोगे, चेंज इन एंथैल्पी, क्या, चेंज इन एंथैल्पी। dt क्या है, डेल्टा एस क्या है, जो भी है, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। और dt क्या है, t टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का दो, फिर आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, एब्सोल्यूट
टेम्परेचर। ठीक है भाई, ये आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन भी ख़त्म होती है, यहाँ आपकी गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन भी ख़त्म होती है, और आपका जो यूनिट है थर्मोडायनेमिक सेकंड वो भी ख़त्म होता है भाई। ठीक है, ओके।